CH-1 मौत। एक समुद्री जहाज में इस वक्त 4 लोग शामिल थे, एक 25 साल की 2 लड़कियां, एक 27 साल का लड़का और एक मिडिल एज औरत जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास होगी, मगर उसने खुद को इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ था कि वो 30 साल की लग रही थी। उन 2 लड़कियों में से एक बुरी तरह से जख्मी थी, मगर उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। वो लड़की अपने सामने खड़े उन धोखेबाज लोगों को नफरत से देख रही थी, जिनके लिए उसने न जाने कितना कुछ किया था। उसने इतने खतरनाक काम भी किए थे कि उसकी जान जाते जाते बची, और आज यही लोग उसे मौत के कगार पर छोड़ गए। वो जख्मी लड़की कोई और नहीं बल्कि कायनात मुखर्जी थी, जो पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती थी। लोग उसे बेरहम क्वीन बुलाते थे, क्योंकि कायनात अपने दुश्मनों को इतनी बेरहमी से मारती थी कि मौत भी कांप जाए। जो कायनात के साथ दूसरी लड़की थी, वो थी शिवानी राठौर। जो लड़का था, वो था कायनात का बचपन का दोस्त राजीव शुक्ला। और जो मिडिल एज औरत थी, वो थी कायनात की सगी मासी भावना राठौर, जिसे कायनात ने अपने परिवार के गुजर जाने के बाद सहारा दिया और उसे अपनी मां जितना प्यार और सम्मान दिया। कायनात वैसे तो बहुत बेरहम थी, मगर इन 3 लोगों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती थी। कायनात के लिए ये तीनों उसके परिवार जैसे थे। कायनात की वजह से शिवानी एक बहुत पॉपुलर हीरोइन थी और राजीव शुक्ला एक बड़ा बिजनेसमैन, बस कहने के लिए, वरना सारा काम तो कायनात ही करती थी, जिससे राजीव की कंपनी नंबर 2 पर आती थी। नंबर 1 पर कायनात की कंपनी, दूसरे स्थान पर रायचंद इंडस्ट्री और तीसरे स्थान पर रजावत इंडस्ट्री आती थी। कायनात को अपने जख्मों से ज्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा था, मगर अब उसे इन लोगों से नफरत हो चुकी थी। वो नफरत और गुस्से से बोली, आखिर क्यों? तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें अपना परिवार माना, और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे ही मारना चाहते हो, सिर्फ पैसों के लिए? अभी उसने इतना ही कहा था कि भावना राठौर उदास चेहरा बनाकर बोली, अरे मेरी बच्ची, ये तुम क्या बोल रही हो? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, सच में, तुम्हारी कसम। फिर थोड़ी देर रुककर भावना ने कायनात को देखा और हंसते हुए बोली, वो क्या है ना, कायू बेटा, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बस इसलिए हम तुम्हें दुनिया से आज़ाद करना चाहते हैं बेटा, ताकि तुम और हम आराम से रह सके। देखो ना, हम तुम्हारे बारे में अभी भी कितना सोचते हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, ओहो, ये मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई कि अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और मेंशन शिवानी और राजीव ने अपने नाम कर लिए हैं, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद इतनी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो मैंने सोचा, क्यों ना तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। तो कैसी लगी मदद? हाँ, बोलो। फिर उसने एक डेविल स्माइल की, मगर तभी वहां एक डेंजरस हंसी गूंजने लगी जिससे उन तीनों के शरीर में कपकपी दौड़ गई। वे डरकर कायनात की ओर देखने लगे। कायनात उन लोगों को डरते हुए देखकर एक क्रीपी स्माइल करती है और दिल दहला देने वाली आवाज में बोलती है, क्या कहा? भावना राठौर, तुमने की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है? हाँ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे, यानी बेरहम क्वीन को धोखा दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि तुम बेवकूफ़ चूजे मुझे बेवकूफ़ बनाओगे और मैं बन जाऊंगी? फिर वो तिरस्कार से मुस्कुराते हुए आगे बोली, तो मेरी प्यारी मासी, सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अभी भी मेरे पास है, और अब तो तुम चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छीन सकते। तुम लोगों पर शक तो मुझे 1 महीने पहले ही हो गया था। फिर क्या? जब तुमने उस प्रोजेक्ट वाले पेपर के साथ प्रॉपर्टी वाले पेपर मिलाए, तो मैंने वे पेपर बदलवा दिए, नकली प्रॉपर्टी पेपर पर तुमसे साइन करवा लिए। जब मुझे तुम पर शक हुआ, तभी मैंने तुम पर नज़र रखना शुरू कर दिया, और तुम्हारी सारी काली करतूतें मेरे सामने आ गईं। वो उनकी तरफ खतरनाक नज़रों से देखती हैं और बोलती हैं, और आज तुम नहीं, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे सको। जब उन लोगों ने कायनात की बातें सुनी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे गुस्से में आगे बढ़े और चाकू से उस पर वार कर दिया। कायनात पहले से बहुत जख्मी थी,
क्योंकि उसके राइवल कंपनी ने उस पर अटैक किया था और फिर इन लोगों ने उसे यहाँ लाकर पटक दिया था। इतने चाकू लगने के बाद भी कायनात के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं आई। वो अपनी गहरी, ठंडी आवाज में बोली, तुम लोगों को मैंने अपना परिवार माना और तुम लोगों से मैंने बहुत प्यार किया, मगर अफसोस, तुम लोग लालची और एहसान फरामोश निकले, तो तुम्हें इसके लिए इनाम तो मिलना चाहिए। जब उन लोगों ने कायनात की बात सुनी तो वे चौंक कर बोले, कैसा इनाम? कायनात हंसते हुए बोली, तुम लोगों के लालच के लिए एक ही इनाम है, मौत। राजीव हंसते हुए बोला, मानना पड़ेगा, तुम सच में क्वीन हो, क्योंकि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये कहावत तुम पर पूरी तरह फिट बैठती है। मगर कायू डार्लिंग, तुम तो मरने वाली हो और दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। कायनात बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे मार दोगे और मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी? नो नो राजीव, तुम सब भी मेरे साथ मरोगे। सो सरप्राइज। कायनात के इतना कहते ही वहां एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ शांति फैल गई और वे चारों मौत की नींद सो गए। तो क्या यही अंत था कायनात का, या वो फिर से वापस आएगी? CH2 पुनर्जन्म। एक बंगे से हॉस्पिटल में एक करीब 17 साल की लड़की लेटी हुई थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और वो करीब 1 महीने से कोमा में थी। डॉक्टर ने लड़की के बचने के चांस शून्य बताए थे, मगर उसकी दादाजी जो जाने माने रायचंद खानदान से थे, उनकी वजह से अभी भी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, मगर जल्दी रिस्पांस नहीं दे रही थी, जैसे कि उसके जीने की इच्छा मर चुकी हो। अभी लड़की के पास एक मिडिल एज नर्स बैठी हुई थी। तभी अचानक लड़की के हाथों की उंगलियों में हलचल होने लगी। जैसे ही नर्स ने ये देखा, वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। इधर लड़की की सांसें बहुत तेज चल रही थी। थोड़ा ही देर में डॉक्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर फिर भी लड़की अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी। तभी अचानक लड़की की सांसें और तेज चलने लगी और उसकी सांसें थम गई। डॉक्टर डर से पीले पड़ गए और अपने भारी कदमों से दरवाजे की तरफ जाने लगे, मगर तभी जो लड़की मर चुकी थी उसने एक लंबी सांस ली और उसकी सांसें नॉर्मल हो गई। जब डॉक्टर ने सांस की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा, मगर जैसे ही उनकी नज़र बेड पर सोई लड़की पर पड़ी तो वो सदमे में चले गए, क्योंकि जो लड़की अभी कुछ देर पहले मर गई थी वो फिर से जिंदा हो गई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो वापस आए और उस लड़की का चेकअप करने लगे, मगर चेकअप के बाद वो और भी हैरान रह गए, क्योंकि जो लड़की इतने दिन से कोमा में मरने के कगार पर थी, वो लड़की अभी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। थोड़ा ही देर बाद वो सब लोग वार्ड से बाहर चले गए और किसी को कॉल कर बोले, मिस्टर रायचंद, अब मिस रायचंद बिल्कुल ठीक हैं, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। इतना बोलकर वो अपने कैबिन में चले गए। इधर वार्ड में लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा। जैसे ही उसे होश आया, उसको अचानक से बहुत रोशनी अपने आंखों पर महसूस हुई, तो उसने आंखें बंद कर ली और फिर कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे हॉस्पिटल का कमरा दिखा जो बहुत ज्यादा लग्जरियस था। उसे थोड़ा सा अलग फील हो रहा था और वो सोच रही थी कि वो तो ब्लास्ट में मर गई थी ना, तो फिर वो यहाँ कैसे पहुंची? क्या किसी ने उसे ब्लास्ट से बचा लिया था? मगर वहां तो दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सब सोचते हुए वो वॉशरूम में चले गई और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारकर जैसे ही अपनी शकल उसने मिरर में देखी तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई और अपने चेहरे को हर जगह छूने लगी और बोली, ये किसका चेहरा है? ये मैं तो नहीं हूँ। तभी उसकी नज़र अपने शरीर पर गई तो वो और ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि जिस लड़की के शरीर में अभी वो थी वो 16 साल की बच्ची थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वो हैरानी के साथ बोली, मतलब मेरा रिबत हुआ है, वो भी किसी और के शरीर में? जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं हमारी कायनात है, जिसका रिबत एक 16 साल की दिखने वाली लड़की के शरीर में हुआ है। कायनात अपने मन में बोली, मगर ये लड़की कौन है और इसके साथ क्या हुआ? अगर मैं इसके शरीर में हूं तो ये लड़की कहाँ गई? तभी एक रोशनी प्रकट हुई जो इस लड़की के जैसी ही दिख रही थी। कायनात उसे देखकर हैरान हुई, मगर उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया और उसे एकटक देखने लगी। तो वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और कायनात से बोली, कायनात, आप हमारे यानी अनाया रायचंद के शरीर में हैं और आज से शरीर आपका हुआ।
आप सोच रही होंगी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हमारी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है जिसके लिए हम जिए, इसलिए हमने मौत चुनी। मगर आपके अंदर आपकी आखिरी समय में भी जीने की इच्छा कायम थी, इसलिए महादेव ने आपको मेरा शरीर दिया है जीने के लिए, क्योंकि आपका शरीर उस ब्लास्ट में नष्ट हो गया था। हम आपके लिए बहुत खुश हैं, मगर हमें आपसे थोड़ा सी मदद चाहिए, क्या आप हमारी मदद करेगी? तो कायनात उसे देखते हुए बोली, बिल्कुल, आपने हमें अपना शरीर देकर हमें नया जीवन दिया है, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कायनात की बात पर अनाया की आत्मा मुस्कुराई और बोली, ज्यादा नहीं, बस हमने जो गलती नहीं की थी आप बस वो सच सामने ला दीजिए ताकि मेरी आत्मा को शांति प्रदान हो, वरना मैं मरने के बाद भी इसी आत्मग्लानि में रहूंगी कि मैं खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाई और ऐसे ही भटकती रहूंगी। तो कायनात बोली, कौन सा सच? तो अनाया बोली, आपको अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। इतना बोलकर उसने अपना हाथ कायनात के सिर पर रख दिया। इसी के साथ कायनात को अपने सर में तेज दर्द हुआ और उसके दिमाग में कुछ यादें धीरे धीरे चलने लगी और कुछ समय बाद उसे रियल अनाया की सारी यादें मिल गई। कायनात ने झटके से आंखें खोली और उसकी आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि कायनात एक माफिया थी और ऊपर से पत्थर दिल। मगर अनाया के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए उसे अपने दिल में बहुत दर्द हुआ। उसने अनाया की आत्मा को देखा और उससे वादा करते हुए कहा, हम आपसे वादा करते हैं, हम सच सामने लाकर रहेंगे और जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ हुई है उन लोगों को जीते जी नर्क के दर्शन कराएंगे। इस बात पर अनाया की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब हमारे जाने का समय हो गया है, और इसी के साथ वो गायब हो गई। कायनात ने अपने चेहरे को एक बार फिर आईने में देखा और एक खतरनाक स्माइल करते हुए बोली, बहुत हुआ मासूम बनकर, अब तुम सब की मुलाकात मुझसे होगी कायनात से। नो नो, कायनात नहीं, अनाया उर्फ बेहुर्मी क्वीन से, और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। फिर उसने हंसना बंद किया और वार्ड के अंदर चले गई और बेड पर जाकर लेट गई, क्योंकि उसे अभी भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अभी उसे कुछ समय ही हुआ था कि किसी के अंदर आने की आहट सुनाई दी, तो वो अलर्ट हो गई और उसने आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखा तो वहां दो ओल्ड कपल खड़े थे जो कि आंखों में आंसू लेकर उसे ही देख रहे थे और धीरे धीरे अनाया के करीब आने लगे। अब से हम कायनात को अनाया ही बोलेंगे। और वो औरत और आदमी अनाया के पास आकर उसके गले से लग गए। कायनात को किसी के ऐसे चिपकने से गुस्सा आता था, मगर अभी वो अनाया के शरीर में है तो उसे उन दोनों का गले लगाना सुकून दे रहा था। थोड़ा ही देर बाद वो उससे अलग हुए और वो बूढ़े आदमी जो कि अनाया के दादाजी थे, जिनका नाम रंजीत रायचंद था, और उनके साथ जो औरत है वो है राधिका रायचंद, यानी अनाया की दादी माँ। दोनों अलग होकर अनाया के माथे पर किस करते हैं और दादाजी बोलते हैं, कैसा है मेरा शैतान बच्चा? तो अनाया बिना भाव के बोलती है, मैं अब ठीक हूँ दादू। दादाजी अनाया को इतना शांत देखकर बहुत दुखी हुए और उनके दिल में एक टीस उठी, क्योंकि अनाया बहुत ही शैतान थी और बहुत बातूनी भी। दादी जी अनाया से बोली, बच्चा अब आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तो अनाया बोली, नहीं दादी माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो दादाजी बोले, तो ठीक है, तब मैं तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। तो अनाया बोली, नहीं दादू, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं अपने हॉस्टल जाना चाहती हूँ। अभी दादाजी कुछ बोलते उससे पहले ही दादी जी बोली, बिल्कुल नहीं, तुम घर चल रही हो और अब कोई बहस नहीं। अगर तुम घर नहीं आई हमारे साथ तो मैं सोचूंगी तुम हमें अपना नहीं मानती हो। और उनके आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर अनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उनके गले लगकर बोली, आप ऐसा मत कहिए दादी माँ, एक आप दोनों ही तो हो जो मेरा सच में अपना है। अनाया की बात सुनकर दोनों को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अनाया का भरा पूरा परिवार था, फिर भी उसे कभी परिवार का प्यार नहीं मिला। ऐसे ही शाम हो गई और अनाया को डिस्चार्ज मिल गया। थोड़ा ही देर बाद उनकी गाड़ी रायचंद मेंसन के आगे रुकी। अभी तक रात हो चुकी थी। अनाया और दादी जी ने बाहर ही डिनर कर लिया था, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में चले गए और अनाया गेस्ट रूम में जाकर बेड पर लेट गई और उसे कुछ सोचते सोचते नींद आ गई। तो आगे की कहानी जानने के लिए पिंगते रहिए। ये कहानी पसंद आए तो रिव्यू दें और लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय। दिल 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 दिल। CH3 कायनात की पहली मुलाकात रायचंद परिवार से। अगली सुबह रायचंद मेंशन में अनाया की आंखें 5 बजे खुल गई तो वो उठकर बैठ गई
और अपने आदत के अनुसार उसने थोड़ा योगा किया और थोड़ा मेडिटेशन और फिर फ्रेश होने वॉशरूम में चले गई और बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। उसके पास फिलहाल एक ही कपंगा था जो कि एक पिंक कलर की घुटनों तक की फ्रॉक थी। उसने वही पहन ली और अपने बैग से लिप बाम और सनस्क्रीन लगाकर बालों को सुखाकर एक पोनी बना ली। अभी वो बिल्कुल किसी डॉल की तरह प्यारी लग रही थी। उसने अपने सर की पट्टी हटाकर एक बैंडेज लगा लिया था। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा और बोली, अनाया, अगर मुझे सुंदरता में टक्कर दे सकता था तो वो तुम हो, पर अब तो ये शरीर मेरा है और अब मैं किसी के प्यार के लिए उसके पीछे पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। मगर अफसोस, तुम्हारा तो वो रिश्ता भी बस नाम का निकला। मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बस इतना उसूल है, जो मुझे प्यार देगा मैं भी उन्हें प्यार दूंगी, और जो मुझसे बेवजह उलझेगा उसे जीते जी यमराज के दर्शन करने होंगे। फिर वो कमरे से बाहर चले गई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अभी सभी लोग लिविंग में बैठे हुए थे। दादाजी और दादी जी भी सभी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सबने अनाया को देखा तो शॉक हो गए, क्योंकि आज अनाया 7 साल बाद वापस आई थी। लास्ट टाइम वो जब 10 साल की थी तब अपने दादू दादी की सालगिरह में आई हुई थी, मगर तब भी सबने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, जिस वजह से उस दिन वो बहुत हर्ट हुई थी, क्योंकि उसने लाख दफ़ा बोला कि उसने कुछ नहीं किया था, मगर फिर भी किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। और तो और उसकी सगी माँ ने उससे ऐसी बातें बोल दी थी जो कोई बाहर वाला भी नहीं बोलेगा। खैर, अनाया को देखकर सब खुश थे, भले ही वो लोग उससे नाराज़ थे, मगर कोई भी उससे नफरत नहीं करता था, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। वो आपको आगे पता चल जाएगा। अनाया ने सबको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और दादाजी और दादी जी को प्यार से गालों पर किस कर दिया और प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग बडी। दादाजी, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। दादाजी बोले, गुड मॉर्निंग शैतान बच्चे, और दादी जी बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। फिर वो भी उन दोनों के पास बैठ गई। सब लोगों ने सोचा कि अनाया पहले की तरह उनसे भी बात करेगी, मगर अफसोस उसने सबको ऐसे इग्नोर किया जैसे वो लोग हो ही नहीं। तो आओ जान लेते हैं रामचंद्र फैमिली के बारे में। दादाजी रंजीत रायचंद ये वैसे तो बहुत सख्त स्वभाव के हैं, मगर अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और डरते भी हैं, और सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बनगाई पोती रूहानी और सबसे छोटी पोती अनाया यानी अपने शैतान बच्चे से करते हैं। दादी जी राधिका रायचंद ये स्वभाव से बहुत प्यारी हैं, मगर गुस्से में बहुत खतरनाक बन जाती हैं। ये अपनी बहुओं और परिवार से बहुत प्यार करती हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्यार अनाया से करती हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा छोटी और शैतान है। बनगा बेटा राघव रायचंद अनाया के बड़े पापा ये स्वभाव से बहुत मजाकिया हैं और एक जाने माने डॉक्टर हैं। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उनसे डरते भी हैं, और अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते हैं। ये सभी बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं और अनाया को भी बहुत प्यार करते हैं, मगर बचपन के उस एक्सीडेंट के बाद ये अनाया से नाराज रहने लगे। बनगाई बहू स्वाति रायचंद अनाया की बनगाई माँ ये स्वभाव से बहुत सख्त हैं, मगर अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं। ये भी सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और सबसे ज़्यादा प्यार रूहानी और अनाया से करती हैं। ये अनाया से सबकी तरह नाराज़ नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अनाया ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए ये उससे अब भी बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि वो घर पर सबसे छोटी हैं। छोटा बेटा अश्विन रायचंद ये हैं अनाया के पापा, जो कि बहुत गुस्से वाले हैं। ये अपनी पत्नी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उनको अभी तक भूले नहीं हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार रूही और अनाया से करते हैं। अनाया के होने से पहले रूही ही घर में सबसे छोटी थी, मगर बचपन के एक्सीडेंट की वजह से ये भी अनाया से नाराज़ हैं। छोटी बहू पहली पत्नी अमृता रायचंद ये हैं अश्विन जी की पहली पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा रिधम, बेटियां रूहानी और रूही। छोटी बहू रिद्धि रायचंद ये हैं अश्विन जी की दूसरी पत्नी। ये हैं हमारी अनाया की माँ। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं और अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, और सबसे ज़्यादा प्यार रूहानी से करती हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी भोली भाली हैं। इन्होंने अनाया को खुद से दूर रखा, इसका कारण आगे पता चलेगा। ये अनाया से प्यार करती हैं मगर कभी जताती नहीं, और बचपन के एक्सीडेंट की वजह से ये अनाया से बहुत नाराज़ हैं। और इन्होंने और अश्विन जी ने अनाया जब 4 साल की थी उसे हॉस्टल डाल दिया था।
स्वाति जी और राघव जी के 2 बच्चे हैं, ऋषभ रायचंद और रिधान रायचंद। ऋषभ सभी बच्चों में सबसे बड़ा है और वो 28 साल का है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और वो अपने चाचा की तरह सख्त स्वभाव का है। वो अपने सभी भाई बहनों से प्यार करता है मगर सब उससे डरते हैं। रिधम और अनाया को छोड़कर वो सबसे ज्यादा प्यार रूही और अनाया से करता है क्योंकि वो सबसे छोटे हैं। इन्हें बचपन के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है और ये अभी अपने भाई और दोस्त के साथ दुबई में रहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने दम पर अपनी कंपनी खंगाई की है जिसके 2 सीईओ हैं, वो बाद में जानेंगे। रिधान रायचंद ये बहुत मजाकिया हैं मगर गुस्से में ये भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ये अभी 26 साल के हैं। ये भी अपने भाई के साथ दुबई में रहते हैं। ये भी अपने परिवार और भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा प्यार रिधम और अनाया से करते हैं। इन्हें भी बचपन के एक्सीडेंट के बारे नहीं पता है। अश्विन जी के 4 बच्चे हैं। बेटा रिधम रायचंद ये भी स्वभाव से अपने पापा की तरह हैं। ये अपने परिवार और भाई बहनों से प्यार करते हैं। ये सबसे ज्यादा प्यार रूहानी और रिधान से करते हैं क्योंकि रिधान इनके दोस्त जैसे हैं और रूहानी काफी मासूम है, इसलिए भी ये उसे ज्यादा प्यार करते हैं। रूही और अनाया से भी प्यार करते हैं मगर अनाया से अब ये खास पसंद नहीं करते हैं। इन्हें लगता है कि अनाया बहुत बिगड़ गई है और इनकी बहन रूहानी को होम करना चाहती है, इसलिए ये उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। इनकी उम्र 25 साल है। ये अपने पापा के साथ बिजनेस संभालते हैं। रूहानी रायचंद ये हैं अश्विन जी की बनगाई बेटी। ये बहुत मासूम है। ये ज्यादा किसी से बहस नहीं करती मगर ये अपने परिवार से और खासकर अपनी नई माँ से बहुत प्यार करती हैं। ये अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती हैं और अनाया और रूही दोनों को बराबर प्यार करती हैं क्योंकि इसे लगता है कि अनाया कभी भी किसी को होम नहीं कर सकती। इसने परिवार वालों को भी बहुत समझाया था मगर रिद्धि जी ने कसम देकर चुप करवा दिया। ये अभी 23 साल की हैं। रूही रायचंद ये हैं अश्विन जी की मंझली बेटी। ये बहुत मुंहफट हैं और ये किसी से नहीं डरती सिवाय ऋषभ के। ये अपनी दीदी और भाइयों से बहुत प्यार करती हैं। ये अनाया को भी पहले अच्छा मानती थी मगर अब ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और ये चाहती है कि ये कभी परिवार में वापस ना आए। इसको लगता है कि अनाया रूहानी को होम करना चाहती है और उसकी जगह लेना चाहती है। ये अभी 20 साल की है। अब बारी आती है हमारी हीरोइन की, अनाया रायचंद। ये बहुत शैतान है मगर इनका गुस्सा इनके घर में सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी मगर अब ये किसी से प्यार नहीं करती सिवाय दादाजी और दादी जी के। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से सब लोग इन्हें गलत समझते हैं मगर सच्चाई तो कुछ और है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और शकल से बहुत मासूम भी है मगर वैसे बहुत खतरनाक हैं और इनकी बहुत सीक्रेट हैं जो आपको आगे पता चलेगा। ये अभी 17 साल की हैं। अश्विन और राघव जी की एक बहन भी है जो कि उनकी मासी की बेटी है मगर बाद में उन्हें राधिका जी ने गोद ले लिया था। उनका नाम महिमा शर्मा है। वैसे तो वो अपने भाई और माँ पापा से प्यार करती हैं और अपने भतीजे भतीजियों से भी मगर रिद्धि जी और अनाया से उन्हें सख्त नफरत है। और ये क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। अनायास को ये अच्छा मानती थी मगर अब उससे भी नफरत करती हैं। इनके पति महेश शर्मा ये बहुत अच्छे इंसान हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उनसे डरते भी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी मोनिका शर्मा और बेटा मोहित शर्मा। मोनिका बहुत घमंडी और लालची है मगर अपने परिवार और अनाया के परिवार के सामने संस्कारी बनती है। ये रूहानी और उसके भाई बहनों से नफरत करती हैं और सबसे ज्यादा नफरत अनाया से करती हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर है और वो किसी से नहीं डरती। बचपन के इंसिडेंट में इनका बहुत बनगा हाथ है, ये आपको आगे पता चलेगा। ये रूहानी से 1 साल बन गए हैं, मतलब ये अभी 24 साल की हैं। मोहित शर्मा ये काफी अच्छे इंसान हैं और ये अपने पापा के साथ उनका बिजनेस संभालते हैं। ये अपने परिवार और अनाया के परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अनाया से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और अपनी बहन से भी बहुत प्यार करते हैं और बाकी भाई बहनों से भी प्यार करते हैं मगर अनाया से कम। आगे की कहानी जानने के लिए पिंगते रहिए। ये कहानी पसंद आए तो रिव्यू दें और लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय। दिल 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 दिल। CH4 अनाया की बातों से सबका शर्मिंदा होना। अनाया अपने दादू दादी के साथ बहुत खुशी से बात कर रही थी और उसने किसी से भी कुछ बोलने की जहमत नहीं उठाई।
रिद्धि जी को आज अनाया बदली बदली लग रही थी और सबका भी यही हाल था। रूहानी बहुत प्यार से अनाया को देख रही थी मगर उसने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि अनाया के आसपास से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा था जिससे कोई भी उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अनाया के दादाजी बोले, शैतान बच्चा चलो नाश्ता कर लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। जैसे ही सबने यह बात सुनी तो सबकी नज़र दादाजी की ओर चले गई मगर दादाजी जी ने किसी को कुछ नहीं बताया और अनाया और राधिका जी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए मगर सबके दिलों में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि आखिर अनाया को क्या हुआ है। तो अश्विन जी बोले, इस बारे में पापा से बाद में बात करेंगे, अभी चलो सब लोग नाश्ता कर लो। सभी लोग नाश्ते के लिए बैठ गए। सभी को खाना परोसा गया। सभी अपना अपना खाना खाने लगे मगर अनाया एक टक खाने को घूर रही थी क्योंकि अभी उसे सिंपल खाना खाने को कहा गया था जैसे कि खिचड़ी, मगर अभी खाने की टेबल पर खिचड़ी नहीं थी। दादाजी जी ने जैसे ही देखा कि अनाया खाना नहीं खा रही तो वो उससे पूछने लगे, क्या हुआ शैतान बच्चे, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तो इस बात पर अनाया बोली, बड़ी मैं क्या खाऊं, क्या आपने खिचड़ी नहीं बनवाई? अब जाकर दादाजी को ख्याल आया कि टेबल पर तो खिचड़ी रखी ही नहीं है। तो उन्होंने सवालिया निगाहों से अपने घर की पुरानी और सबकी हैद सरिता की ओर देखा तो वो थोड़ा सा डरते हुए बोली, बनगे मालिक, मैं खिचड़ी बना रही थी। मगर रिद्धि मैम बोली कि वो खिचड़ी बना देंगी, मैं गाजर का हलवा बना दूं क्योंकि रूही बेबी को हलवा खाना था। तो अब सबकी नज़रें रिद्धि जी की ओर चले गई तो दादाजी जी बोले, रिद्धि बहू कहाँ है खिचड़ी? तो रिद्धि जी अपना सिर झुकाकर बोली, पापा वो मैं खिचड़ी बना रही थी मगर अश्विन जी ने मुझे बुला लिया था जिसकी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। सभी हैरानी से रिद्धि को देखने लगे। रिद्धि जी बोली, मैं अभी खिचड़ी बना देती हूँ। और वो जैसे ही जाने को हुई पीछे से अनाया की ठंडी आवाज आई, मिसेज रायचंद इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खिचड़ी बना लूंगी। वो क्या है ना, मुझे इतने केयर की आदत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ थोड़े दिन के लिए ही हूँ, फिर तो मुझे वैसे भी खुद ही खाना बनाना है, तो आप मत बनाइए। इतना बोलकर किचन की ओर चले गई। वहीं सब हैरानी से अनाया की पीठ को देख रहे थे क्योंकि अनाया ने रिद्धि जी को मम्मा की जगह मिसेज रायचंद करके बुलाया था। तभी दादी जी गुस्से से बोली, रिद्धि बहू क्या अब आपको बातें याद रखने में परेशानी हो रही है? अगर आपको भूलना ही था तो आप सरिता को ही खिचड़ी बनाने देती। अभी अभी तो मेरी बच्ची कोमा से उठी है और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से उसे खुद खाना बनाना पड़ रहा है। हम उसे यहाँ इसलिए लाए ताकि वो थोड़ा अपना ध्यान रख पाए। हाँ माना, तुम उसे अपनी बेटी नहीं मानती मगर जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उसको कोई टेंशन मत देना और आज के बाद तुम्हें उसका कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम उससे दूर रहना। रिद्धि जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गुस्से में बोला था कि वो अनाया को अपनी बेटी नहीं मानती मगर आज जब वही बात दादी जी ने बोली तो उनके दिल में एक टीस उठी। अभी दादाजी या दादी जी खाना छोड़कर जाते इतने में अनाया किचन से खिचड़ी बनाकर ले आई जिसकी महक पूरे डाइनिंग टेबल पर फैल गई। अनाया बोली, आप दोनों बिना नाश्ता किए कहाँ जा रहे हैं? चलिए बैठिए और आप दोनों मेरी स्पेशल खिचड़ी टेस्ट कर बताइए कि कैसी बनी है खिचड़ी। और दोनों के प्लेट में खिचड़ी डालकर खुद भी खाने लगी। बाकी लोग भी वो खिचड़ी खाना चाहते थे इसलिए रूहानी ने प्यार से बोला, अना क्या मुझे भी तुम थोड़ा सी खिचड़ी दे सकती हो? तो अनाया ने एक नजर रूहानी को देखा और खिचड़ी निकालकर जैसे ही उसके प्लेट में डालने को हुई उसका हाथ रुक गया और वो अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। तो रूहानी जल्दी से बोली, अना क्या हुआ, डालो ना खिचड़ी, रुक क्यों गई? तो अनाया बोली, सॉरी मिस रायचंद, मैं आपको ये खिचड़ी नहीं दे सकती। अगर इसमें मैंने जहर मिलाया हो और आपको कुछ हो गया तो फिर एक बार मैं और सबके नज़रों में गिर जाओगी। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर मैं किसी की जान लेकर जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए आप खाना खाइए। ये खिचड़ी वैसे भी मैंने खुद के लिए बनाई है, अगर इसमें जहर भी होगा तो सिर्फ मेरी मौत होगी जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, मगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली मुझे जेल डाल देगी और मुझे जेल नहीं जाना क्योंकि अभी तो मुझे कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है। इतना बोलकर वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। वहीं उसकी बातें सुनकर सबको वो दिन याद आ गया जब अनाया ने खाना बनाया था, क्योंकि जब अनाया 10 साल की थी तब तक उसने खाना बनाना
सीख लिया था, क्योंकि रिद्धि जी ने सजा के तौर पर उसे मेस का खाना ना देने के लिए बोला था, जिसकी वजह से अनाया बहुत अच्छा खाना बनाने लगी थी। इसी वजह से अनाया जब केवल 10 साल की थी तो उसने अपने परिवार के लिए बहुत प्यार से सबकी पसंद का खाना बनाया था। दादाजी और दादी जी के अलावा सभी ने उस खाने को छुआ तक नहीं था और अनाया को बहुत सुनाया था, यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची से इतना तक बोल दिया कि जरूर तुमने अपने जलन के चलते इसमें जहर मिलाया होगा ताकि कोई ना बचे और तुम यहाँ की मालकिन बन जाओ। मगर तब अनाया ने रोते हुए कहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सभी डिशेस को टेस्ट किया था, मगर तब भी इन लोगों ने उससे ये बोला कि हम तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पिएंगे, खाना तो बहुत दूर की बात है। तब उस मासूम के दिल में एक टीस उठी थी और फिर वो कभी वापस रायचंद मेंशन नहीं हुई और किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सिवाय दादाजी और दादी जी के। आज ये सब याद करके उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, मगर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वही हाल रायचंद फैमिली का भी था। आगे की कहानी जानने के लिए पिंगते रहिए। ये कहानी पसंद आए तो रिव्यू दें और लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय। दिल 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 दिल। CH5 अनाया की बुआ का आना, ये सारी बातें रिदम ने बोला था और किसी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया था, दादू और दादी जी के अलावा, क्योंकि तब सबने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया था कि आप अगर उसकी गलत बातों में भी सपोर्ट करोगे तो वो और बिगड़ जाएगी। रिदम ये बातें सोच रहा था और उसे अपने बोले गए शब्दों पर बहुत पछतावा हो रहा था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। ऐसे ही सबने अपना अपना नाश्ता किया और अपने अपने कामों में चले गए। रूहानी और रूही कॉलेज को चले गए और सभी आदमी दादाजी के अलावा ऑफिस चले गए और राघव जी अपने अस्पताल और रिद्धि जी घर पर ही थी और अनाया की बनगाई माँ अभी घर पर नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। अनाया भी अपने कमरे में चले गई और कुछ समय बाद अपने दादू दादी से बताकर मेंशन से बाहर चले गई। वो वहां से एक टैक्सी में बैठी और ड्राइवर से बोली कि उसे हेवन मॉल के आगे छोड़ दे। थोड़ा ही देर बाद वो मॉल में पहुंच गई और उसने अपने लिए एक ब्लैक टक्सीडो खरीद लिया, उसी के साथ एक ब्लैक मास्क और ब्लैक पर्स। इस ब्लैक सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी वो ब्लू आईज जो कायनात की तरह थी, उसमें एक अलग ही लेवल की कोल्डनेस और कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। उसने अपने लिए एक फ़ोन खरीद लिया और अपनी पुरानी सिम को ही एक्टिवेट कराकर किसी नंबर पर कॉल कर अपने लिए एक कार मंगवा ली। कुछ समय बाद अनाया के सामने एक बैटले आकर रुकी और ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का पीछे का डोर खोल दिया। अनाया अपने कोल्ड ओरे के साथ गाड़ी में बैठ गई और उसकी गाड़ी हवा से बात करने लगी। कुछ समय बाद उसकी गाड़ी एक बहुत सुंदर और बनगाई ही बिल्डिंग के आगे रुकी और ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का गेट खोला और अनाया उस गाड़ी से उतरकर उस बिल्डिंग के अंदर चले गई। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, सभी लोगों ने जल्दी से उसे ग्रीट किया। उसने सबको एक नज़र देखा और अपने लिफ्ट में चले गई। सभी ने उसके जाने के बाद चैन की सांस ली और अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि अगर काम में जरा सी भी लापरवाही हुई तो उन्हें इस बेरहम क्वीन की बेरहमी से कोई नहीं बचा पाएगा। अनाया 50 फ्लोर पर आकर रुकी और लिफ्ट से उतरकर सीधे अपने कैबिन में चली गई और अपने चेयर में आंखें बंद कर बैठ गई। कुछ समय बाद बाहर से नॉक की आवाज आए तो अनाया ने अपनी बॉसी टोन और बेहद ठंडे लहजे में बोला, कम इन। तो अनाया का असिस्टेंट ईशान कपूर अंदर आया और अपनी बॉस को ग्रीट कर बोला, मैम अभी कुछ देर बाद आपकी मीटिंग है सभी डिपार्टमेंट के हेड के साथ। तो अनायास ने बस हम बोला और ईशान बाहर चले गया और बाहर आकर बोला, ये बॉस के पास तो जैसे शब्द ही नहीं है, इतने कम शब्द यूज करती हूँ, और इतना बोलकर चला गया। कुछ समय बाद अनाया मीटिंग रूम में इंटर हुई। सभी लोग पहले ही वहां मौजूद थे। जैसे ही अनाया वहां पहुंची, सभी लोगों ने उसे ग्रीट किया और अनाया के बैठने के सभी लोग भी अपनी अपनी सीटों में बैठ गए और मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली और उसके बाद अनाया ने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया और मीटिंग रूम से चले गई। इधर ईशान ने सभी की तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बॉस के गैर मौजूदगी में भी इतना अच्छा काम किया, इसलिए आप लोगों को बोनस दिया जाएगा और आप लोग आगे भी ऐसे ही काम करते रहिए। इतना बोलकर वो भी वहां से चला गया और सभी लोग बहुत खुश हुए और वो लोग भी खुशी खुशी अपने अपने काम में लग गए। अनाया अपने कैबिन में आकर ईशान से कुछ फाइलें मंगवाती हैं। ये फाइलें कंपनी की प्रोग्रेस फाइल थी, क्योंकि अनाया पुनर्जन्म के बाद या उससे पहले भी पूरे 1 महीने बाद अपने ऑफिस आई थी। ईशान फाइल्स को अनाया की डेस्क पर रखकर अनाया के लिए खाना लेने चले गया था।
अनाया ने थोड़ा ही देर में सारी फाइलें चेक की और वो काफ़ी सेटिस्फाई थी इन सब फाइल से, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उन्हें कुछ भी लॉस नहीं हुआ था। थोड़ा ही देर बाद खाना आ गया, क्योंकि अनाया ने अपने कोमा में जाने की बात ईशान को बता दी थी और अपने लिए सादी खिचड़ाई लेने आने को बोला। कुछ समय बाद लंच भी आ गया और अनाया ने अपना लंच और दवाइयाँ खा ली और सोफे पर बैठ टिकाकर रेस्ट करने लगी, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। ऐसे ही शाम हो गई और अनाया ईशान को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर चले गई और अब वो शायद थोड़ा ही दिन और ऑफिस ना आ पाए तो सारी मीटिंग्स ईशान ही हैंडल कर ले। अनाया फिर बिल्डिंग से बाहर आ गई और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से अपने मेंशन चलने को बोली, जो कि कायनात का अपना मेंशन था जिसके बारे किसी को भी नहीं पता था। अनाया मेंशन के अंदर गई और अपने कपड़े चेंज करके और अपना सूटकेस और कुछ जरूरी चीजें पैक करके मेंशन से बाहर आ गई और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से बोली, रायचंद मेंशन को गाड़ी घुमाओ। थोड़ा ही देर बाद अनाया की गाड़ी रायचंद मेंशन के बाहर आकर रुकी और अनाया अपना सामान लेकर मेंशन के अंदर चले गई। मगर जब वो अंदर गई तो देखा एक मिडिल एज औरत और उसके साथ एक लड़की लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। उन्हीं के साथ बाकी फैमिली मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, सिवाय रिधम के, क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। जैसे ही अनाया अंदर आए तो दादाजी बोले, आ गया शैतान बच्चे। तो अनाया बोली, हाँ बड़ी आ गई, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मैं थोड़ा तक गई हूँ। और जैसे ही ऊपर जाने को हुई कि किसी की तीखी आवाज उसके कानों में चुभी और वो आवाज थी उसकी बुआ की। वैसे तो बुआ अच्छी है मगर वो अनाया से अब काफी चिढ़ती है। तो बुआ जी बोली, आ गई महारानी, कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? सुना है तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब कैसी तबीयत है? तो अनाया बिना भाव के बोली, ठीक है अब पहले से। तो बुआ जी बोली, जब अभी तुम सही से ठीक नहीं हुई हो तो बाहर क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा है कि तुम जानबूझकर ठीक नहीं होना चाहती जिससे उनके पैसे तुम्हारे इलाज में लगे? उनकी बातें किसी को भी पसंद नहीं हुई और दादी जी कुछ बोलने को हुई कि उन्हें अनाया की आवाज सुनाई दी। मिसेज शर्मा, सबसे पहली बात तो मैं घूम नहीं रही थी, मैं अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही थी ताकि थोड़ा ठीक होने के बाद मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं और मेरे पास कपड़े नहीं थे। जब मैं यहां आए तो मेरे कपड़े मैंने अपनी दोस्त के यहां रख दिए थे तो वहीं लेने गई थी। और क्या कहा आपने कि मैं आपके भाई के पैसे खर्च कर रही हूं? तो मैं आपको बता दूं, मेरे इलाज के पैसे मैंने खुद ही पे किए थे और अगर आपको यकीन नहीं होता तो दादाजी से पूछ लीजिए। और हाँ एक बात और, मैंने आपके भाई के जितने भी पैसे बचपन या उसके बाद खर्च किए वो सब आपके भाई को वापस कर दिए हैं। तो आप किस बिहाफ पर मुझे ये सब बोल रही हैं? सभी लोग शौक होकर अनाया को देख रहे थे, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर दादाजी और दादी जी के फेस पर एक प्राउड भरी स्माइल आ गई। तो बुआ जी बोली, ये क्या लगा रखा है मिसेज शर्मा? हाँ मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम मुझे बुआ क्यों नहीं बोल रही हो? तुम पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने से बनगों से बदतमीजी करना? हाँ, ऐसा बोलकर वो नफरत से रिद्धि जी को देखने लगी जिन्होंने अपना सिर झुकाया हुआ था। तो इस बात पर अनाया उन्हें देखती है, फिर अचानक से हंसने लगती है और फिर अचानक से हंसना बंद कर देती है और अपना चेहरा एकदम कठोर कर बोलती है। अभी अनाया के आसपास से बेहद स्ट्रांग ऑरा निकल रहा था जिससे सबको डर लगने लगा था। अनाया बोली, मिसेज शर्मा क्या आप अपनी कही हुई बात भूल गई क्या? वो आप नहीं थी जिसने बोला था कि आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और मैं आपको बुआ ना बोलूं? हाँ, इस बात पर बुआ जी चुप हो गई क्योंकि उन्होंने ने ही अनाया से ऐसा बोला था गुस्से में। मगर वो अनाया से नाराज थी, मगर वो उनके प्यारे भाई की बेटी थी तो वो उसे अभी भी अपनी भतीजी मानती थी। इसके बाद अनाया बोली, और रही बात मेरी माँ का मुझे तमीज सिखाने की, तो वो क्या है ना, मेरा कोई माँ बाप नहीं है। मैं जब 4 साल की थी तभी वो मुझे छोड़कर जा चुके थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं अनाथ हूँ। दादाजी और दादी जी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही अनाया ने ये बात बोली सभी का दिल धक सा रह गया और रिद्धि जी और अश्विन जी के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बुआ जी गुस्से से बोली, अनाया ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप ये रहे। उन्होंने रिद्धि जी और अश्विन जी की तरफ इशारा किया तो अनाया के फेस पर एक कंगवी सी स्माइल तैर गई और वो बोली, मिसेज शर्मा आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये रूहानी रूही और मिस्टर रिधम के माँ बाप हैं और मेरे माँ बाप मेरे 4 साल के होने पर ही गुजर गए थे। और इतना बोलकर बिना किसी का जवाब सुने गेस्ट रूम में चली गई।
वहीं उसकी बात सुनकर आज सबको अपने दिल में दर्द हुआ और सभी की आंखें नम हो गई, मगर कोई ऐसा भी था जो बहुत खुश था। तो कैसा लगा आज का चैप्टर, कमेंट पर बताएं और रिव्यू दे शेयर करें। दिल दिल CH 6 सालों पुराने सच का खुलासा और सबका पछतावा। जो इंसान खुश था वो कोई और नहीं बल्कि बुआजी की बेटी मोनिका शर्मा थी। अनाया के ऊपर जाने के बाद सब लोग अश्विन जी की ओर देखने लगते हैं और उनसे पूछते हैं, और बुआ जी बोलती है ये सब क्या है अश्विन, अनाया क्या बोल रही थी? तो अश्विन जी बोले दीदी वो सच बोल रही है, जब वो लास्ट टाइम यहाँ आई उसके बाद मैंने उसके अकाउंट में जितने भी पैसे डाले उसने कभी यूज नहीं किए, और उसने अपने 16वें बर्थडे पर मुझे आज तक जितने पैसे मैंने या पापाजी ने दिए सब लौटा दिए, और यहाँ तक कि बचपन में भी हमने उस पर जितना खर्च किया या उसके बर्थडे पर भी हमने जितने गिफ्ट दिए सब वापस कर दिए। जब सबने ये सुना वो अवाक रह गए और बोले मगर वो तो काफ़ी छोटी थी, इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए? तो इस बार दादाजी मुस्कुराते हुए बोले वो पहले पार्ट टाइम जॉब करती थी बच्चों को पिंगने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार है और उसने 12वीं में पूरा दिल्ली टॉप किया था। और उसकी पेंटिंग्स अब बहुत महंगी बिकती हैं, करीब करोड़ों में। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मगर आप लोगों के सवालों के जवाब देना जरूरी है वरना क्या पता उस पर एक और इल्जाम लगा दो। उनकी बातें सुनकर सबको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर तभी बुआ जी बोली करोड़ों में पेंटिंग्स बिकती है से आपका क्या मतलब है पापा? सब लोग भी जानना चाहते थे आखिर अनाया कौन है। तभी दादाजी जी बोले तुम सबने अना नाम सुना है ना? तो सब बोले हाँ, उनको पेंटिंग्स की दुनिया में गोडेस कहा जाता है। तो दादाजी बोले वो गोडेस कोई और नहीं मेरा शैतान बच्चा है। सब हैरान रह गए, मगर जल्दी ही वो सब होश में आ गए। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही दादी जी बोले ये फैमिली फोटो याद है? जब सबने उसे तरफ देखा तो एक बहुत सुंदर पेंटिंग टंगी थी जिसमें पूरी फैमिली थी अनाया के अलावा। तो दादाजी बोले ये पेंटिंग अनाया ने ही बनाई है, मगर अफसोस उस पेंटिंग में सब है अनाया को छोड़कर। जब मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है तो पता है उसने क्या बोला कि मैं इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं थी, ना हूँ ना कभी होंगी, और इस पेंटिंग में अपना चेहरा बनाकर किसी को दुखी नहीं करना चाहती। सभी की आंखें नम हो गई। इधर अनाया के वहां अनाया गेस्ट रूम में आकर गेट बंद कर देती है और बाथरूम में जाकर शावर लेती है और नाइट सूट पहनकर बाहर आ जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती है और उन्हें एक मैसी बन बना लेती है। कुछ समय बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने गेट खोल दिया। सामने एक सर्वेंट सिर झुका कर खंगाई थी और बोली छोटी मिस आपको बनगे साहब आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। तो अनाया बोली ओके आप चलिए मैं आती हूँ, और थोड़ा ही देर में वो नीचे आ गई। वो अभी सींगियां उतर ही रही थी कि उसके कानों में रूही की बात पिंगाई जो बोल रही थी दादाजी हाँ हम लोग मानते हैं अनाया के साथ गलत हुआ, मगर आप ये बात मत भूलिए उसने मेरी दी को चोट पहुंचाई थी और वो मेरी दी की जगह लेना चाहती थी। वो बहुत सेल्फिश है, उसे खुद के अलावा किसी की नहीं पिंगाई है। उसकी वजह से हमारी मॉम कितनी दुखी है और वो बहुत बदतमीज है जो अब मॉम को हर्ट कर रही है, क्योंकि मॉम उससे ज्यादा हमारी परवाह करती है। मगर इसमें किसी की गलती नहीं है, वो अपने हरकतों की वजह से दूर गई और पता नहीं फिर से यहाँ क्यों आई है। सिर्फ उसकी ही वजह से आप दोनों मॉम से ठीक से बात नहीं करते, जबकि मॉम की इसमें कोई गलती नहीं है। वो ना दी को चोट पहुँचाती ना उसे यहाँ से दूर भेजा जाता। वो अभी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले अनाया की आवाज वहां गूंजी और वो ठीक रूही के सामने खंगी होते हुए बोली क्या बोला आपने मिस रूही कि मैंने आपकी दी को हर्ट किया? क्या आपने अपनी आंखों से देखा था मुझे आपकी दी को हर्ट करते हुए? तो रूही एकदम चुप हो गई, मगर फिर बोली नहीं, मगर उनके ठीक पीछे तुम ही खंगाई थी और तुम्हारे अलावा वहां और कोई नहीं था। तो मतलब मैं वहां खंगाई थी सिर्फ इसलिए आप लोगों ने मान लिया कि मैंने ही सब कुछ किया है? हाँ, मगर कोई बात नहीं, आज सबको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। और वहां से गेस्ट रूम में चले गई और कुछ समय बाद एक लैपटॉप और पेनड्राइव लेकर आए और उस पेनड्राइव को टीवी से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी। कुछ समय बाद एक वीडियो चलने लगा जिसमें रूहानी अपने कमरे से सींगियों की तरफ आ रही थी और उसकी नज़र अपने हाथों में पढ़ाई किताब में थी। वो अभी 2 सीढ़ियां ही उतरी थी कि वो तीसरी सीढ़ी से गिर गई। अनाया उससे कुछ ही दूरी पर थी, मगर उसके एक हाथ में चॉकलेट और दूसरी हाथ में डॉल थी। जब उसने रूहानी को गिरते हुए देखा तो वो आगे को भागी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रूहानी का खून देखकर अनाया अपने जगह पर जम गई।
सब लोगों ने जब रूहानी को गिरा हुआ देखा और सीढ़ियों पर अनाया को देखा तो सबने यही सोचा कि अनाया ने ही उसे सीढ़ियों से धक्का दिया होगा। और रिद्धि जी ने खुद को संभालते हुए अनाया की तरफ कदम बढ़ाए जो अभी भी बुत बने खंगाई थी। जब रिद्धि उसे खींचते हुए लिविंग में लाई तब उसे होश आया, मगर तभी रिद्धि जी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा जिससे वो पास के टेबल से टकराई और उसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई जिससे उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसके मुंह से एक आह निकल गई। इसी के साथ वीडियो बंद हो गया और सब बहुत बने एक जगह जमा गए। मगर तभी अनाया बोली ये आधा है वेट। उसने एक वीडियो और चलने लगी जिसमें एक मेड सीढ़ियों में तेल गिरा रही थी और उसके बाद वो मेड घर से बाहर भाग गई और उसने अपना फेस कवर कर रखा था जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। और इसी के साथ दूसरा वीडियो भी बंद हो गया और सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार रूही के और बुआ जी के आंखों में नमी आ गई और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मगर तभी अनाया बोली तो ये रहा सबूत कि मैंने कुछ नहीं किया था और मिस रूही मुझे आपकी दी की जगह लेने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। और रही आपकी मॉम मेरी वजह से दुखी है तो चिंता मत करिए, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। और कल एक लास्ट काम मेरा बचा है यहाँ, उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगी। फिर वो अपने दादू और दादी को देखकर बोली स्वीट हार्ट और उनके पति परमेश्वर मुझे भूख लगी है, चलिए ना डिनर कर लेते हैं। और उन दोनों का हाथ पकड़ डिनर टेबल की ओर चली गई। वहीं बाकी लोगों को तो जैसे सदमा लगा गया था और उन्हें अब अपने किए काम और शब्दों पर बहुत पछतावा हो रहा था। मगर अफसोस अब कुछ बदल नहीं सकता और उन्होंने जो गुनाह किया है उन्हें उसकी सजा अब भुगतनी पड़ेगी। उन सबका अब खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था मगर उन्हें मजबूरन जाना पड़ा। आज सब एकटक अनाया को देख रहे थे जिसके चेहरे से उसकी मासूमियत कहीं गायब हो गई थी। सबको ये देखकर और भी गिल्टी फील होने लगा क्योंकि उन लोगों की वजह से आज अनाया ऐसी हो गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और रिव्यू दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दिल 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 दिल। CH7 अनाया ने तोड़े अपने परिवार से रिश्ते, सबको गिल्टी फील हो रहा था मगर अब कोई भी अपने किए काम या शब्दों को वापस नहीं ले सकता था। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। रिद्धि जी और अश्विन जी के कमरे में रिद्धि जी बहुत ज्यादा रो रही थी और अश्विन जी के आंखों में भी आंसू थे। रिद्धि जी रोते हुए बोली अश्विन जी हमने अपनी मासूम अना को खो दिया। सिर्फ अपनी एक गलतफहमी के चलते हमने अपने इन्हीं हाथों से एक 4 साल की बच्ची को मारा था। हम इतने निर्दयी कैसे हो गए, हमने उसकी मासूमियत नहीं देखी और आज वो मासूम अनाया कहीं खो गई। अब तो शायद वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। रूहानी ने भी हमें कितना समझाया था मगर हमने उसे भी अपनी कसम देकर चुप करा दिया। हमने बहुत बड़ा पाप किया है और रोने लगी। वहीं अश्विन जी का भी वही हाल था मगर वो अपनी भावनाओं को बाहर नहीं लाए। उधर दूसरी तरफ रूहानी के कमरे में रूही और रिधम भी मौजूद था और उन तीनों के आंखों में भी आंसू थे। तभी रूहानी बोली मैंने आप सबसे कितना बोला था, अना ने कुछ नहीं किया मगर आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और उस मासूम को इतनी बड़ी सजा दे दी और मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मॉम ने मुझे अपनी कसम दी कुछ ना करने और बोलने से। और रूही तूने आज जो बोला वो कितना गलत था, वो क्यों मेरी जगह लेना चाहेगी जबकि उसका भी यहाँ उतना ही हक है जितना हमारा। मॉम ने हमें बहुत प्यार दिया मगर अनाया वो हम लोगों से बहुत छोटी थी, फिर भी उसको किसी का प्यार नहीं मिला और उसने कितना कुछ फेस किया होगा अपनी लाइफ में शायद हमें कभी पता भी नहीं चलेगा और ना हम इतना झेल सकते हैं। तुम इतनी बंगाई हो गई हूँ मगर अभी भी जिद करती हूँ, वो तो इतने बड़े घर की बेटी होकर भी कितना झेला होगा उसने। हम सबने उसे मासूम का बचपन छीन लिया और अब वो पहले की तरह मासूम भी नहीं रही, उसको अब हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या बना दिया उसे। वहीं उसकी बातें सुनकर रूही और रिधम खामोश हो गए क्योंकि उन दोनों ने ही अनाया से बहुत बुरी बातें बोली थी। सभी के अपने ख्यालों में अनाया थी मगर अनाया अपने कमरे में एक टक दीवारों को देख रही थी और बोली अब आप लोग प्रायश्चित भी करें तो भी आपको माफ़ी नहीं मिल सकती क्योंकि अनाया तो मर चुकी है और कायनात की डिक्शनरी में माफ़ी जैसा शब्द नहीं है। मगर कल के बाद से आप लोगों को भी उतना ही दर्द होगा जितना आप लोगों ने अनाया को दिया। ऐसे ही सोचते हुए वो सो गई। सभी लोग भी अनाया के बारे सोचते सोचते सो गए। अगली सुबह आज सभी की आंखें लाल थीं जिससे पता चलता है कि सभी लोग बहुत रोए हो।
पहली वाली अनाया होती तो शायद इन लोगों का ऐसा हाल देखकर माफ कर चुकी होती, मगर ये कायनात थी जो किसी का उधार नहीं रखती थी, जो उसको जो देता था उसका दुगुना वो उस इंसान को लौटाती थी, इसलिए तो उसे सब बेरहम क्वीन बोलते थे। तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। आज अनाया भी सभी की तरह अच्छा खाना खा रही थी, क्योंकि अब वो ठीक हो चुकी थी, क्योंकि पुनर्जन्म के बाद से अनाया की बॉडी अब कायनात की तरह मजबूत हो गई थी, क्योंकि अनाया ने बहुत सी योगा और आयुर्वेदिक दवा खाकर खुद को फिट कर लिया था। कायनात बहुत चीजों में एक्सपर्ट थी, तो वो सारे गुण अब अनाया को भी मिल गए थे, क्योंकि भले ही शरीर अनाया का था मगर उसमें सोल कायनात की थी। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि अनाया दादाजी को देखते हुए बोली, दादू मुझे सब लोगों से कुछ बात करनी है। तो दादाजी बोले, ठीक है, पहले नाश्ता करो फिर बात करते हैं। सभी लोग जानना चाहते थे कि अनाया क्या बात करना चाहती है, इसलिए सब अपने खाने को खाने लगे ताकि अनाया से बात कर सके। मगर रिद्धि जी को घबराहट हो रही थी, उनका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो बेचैनी से अनाया को देख रही थी, मगर अनाया ने एक बार भी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा था। थोड़ा ही देर बाद सभी का नाश्ता हो गया और सभी लिविंग में बैठ गए और अनाया के कुछ बोलने का इंतजार करने लगे। तो थोड़ा ही देर के खामोशी के बाद फाइनली अनाया बोली, तो आप लोग जानना चाहते होंगे ना कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था मगर तब नहीं किया, तो अब सही। फिर आगे बोली, मिस्टर एंड मिसेज रायचंद, आप लोगों को मुझसे बहुत शिकायतें थी ना, और आपको मुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है, राइट? तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो सब लोगों का दिल अचानक बेचैन हो गया। इस बार दादी बेचैनी से बोली, तुम्हारा मतलब क्या है बच्चा? तो अनाया फीकी मुस्कान के साथ बोली, स्वीट हार्ट वेट एंड वॉय। उसके बाद मंदिर में गई और वहां से गंगाजल लेकर सबके सामने आई, तो सब उसे सवालिया निगाहों से देखने लगे। तो वो अपने दादू से बोली, बड़ी क्या आपके पास मेरा कोई फोटो फ्रेम है? तो दादाजी बोले, हाँ शैतान बच्चे हैं। तो अनाया बोली, तो आप कुछ देर के लिए मुझे वो फोटो दे सकते हैं? तो दादाजी ने एक नौकर को फोटो लाने भेज दिया। कुछ समय बाद अनाया ने थोड़ा सी आग जलाई और अपने फोटो को सामने रख दिया और खुद पर पूरा गंगा जल डालकर एक मिट्टी के घंगे को अपने कंधे पर रखकर आग के चक्कर लगाते हुए बोली, मैं अनाया रायचंद आज से और अभी से मिस्टर एंड मिसेज रायचंद से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। जैसे ही सबने ये सुना, सब शौक से अनाया को देखने लगे। अनाया ने वो घंगा तोड़ दिया और फिर रिद्धि जी की तरफ मुड़कर बोली, मिसेज रायचंद, आपने बोला था ना कि आपको अगर पता होता कि मैं ऐसी हूँ तो आप मुझे अपने हाथों से मार डालती। तो रिद्धि जी को अपनी कही बातें याद आ गई, तो उन्होंने रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी, मगर अनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे बोली, तो फिर ठीक है, आज आपकी वो इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। और बोली, मैं अपना श्राद्ध करती हूँ, मैं आज से आप सभी के लिए मर चुकी हूँ। जैसे ही अनाया ने ये बोला, दादू गुस्से में बोले, अनाया ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बच्चा ऐसा नहीं बोलते। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो अनाया बिना भाव के बोली, बड़ी आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे भी ये परिवार, ये रिश्ते मेरे कभी थे ही कहाँ। तो मैं खुद को और इन सबको इस बोझ से अलग कर रही हूँ ताकि ये लोग सुकून से जी सके। और आप चिंता मत करिए, आप और दादी जी के अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं है, और ना मैं किसी की। इससे वैसे भी फैमिली की भी कोई रेप्यूटेशन नहीं गिरेगी, बिकॉज बाहर किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं है। सबको इतना बोलकर रूहानी रूही और रिधम की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन लोगों के ही बारे जानते हैं कि मिस्टर एंड मिसेज रायचंद के 3 बच्चे हैं, तो आप चिंता नहीं करिए, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर रूही की तरफ पलटते हुए बोली, मिस रायचंद, आज से आपको अब कभी ये डर नहीं सताएगा कि मैं आपकी दी की जगह लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी किसी की चीजें छीनना पसंद नहीं करती जो चीजें मेरी ना हो। और फिर बोली, और आज से आपकी मॉम को मेरी वजह से कोई दुख नहीं होगा और आपके डैड को कभी मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। और इतना बोलकर रिधम की तरफ पलट गई और उससे बोली, मिस्टर रायचंद, आपको भी अब ये चिंता नहीं रहेगी कि आपकी बहन को कोई हर्ट करेगा। और सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप सभी को मैं मेरे साथ आपका जो भी नाम का रिश्ता था उस बोझ से आप सबको आज़ाद करती हूँ। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरी शक्ल देखकर जो दिन खराब जाता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ से कल तक चले जाऊंगी और कभी आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी।
इतना बोलकर गेस्ट रूम की तरफ चली गई और सभी लोग बस बुत बने खंगे रह गए। तो दादी गुस्से से रिद्धि जी और सबसे बोली, अब तो तुम लोगों के कलेजों को शांति मिली होगी, यही चाहते थे ना, लो हो गया जैसा चाहते थे तुम लोग। इतना बोलकर रोने लगी। वहीं रिद्धि जी को तो कुछ होश ही नहीं था, वो तो बेसुध सी खंगाई थी। तो अश्विन जी के हिलाने से वो होश में आई और जोर जोर से रोने लगी। सभी को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो एक बार और दादी जी बोली, रिद्धि अब रोकर क्या हासिल होगा तुम्हें? हाँ, तुमने उस मासूम से उसका बचपन, उसकी माँ बाप छीन लिया। तुमने उसे कभी प्यार नहीं दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या बोलेंगे कि अपनी बेटी को अपनी सौतेले बच्चों से ज्यादा प्यार कर रही हैं। तो क्या अनाया को प्यार करना गलत था सिर्फ इसलिए कि लोग क्या बोलेंगे? तुमने उस मासूम का दिल तोड़ दिया, जबकि वो तो सबसे छोटी थी। तब रूहानी, रूही और रिधम बंगे हो गए थे और तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत अनाया को थी, मगर तुमने क्या किया? और अश्विन, तुम्हें भी लोगों की बातों की इतनी परवाह थी कि तुमने अपने ही खून को नजरअंदाज कर दिया? और रिधम, तुमने कभी अनाया को अपनी बहन नहीं माना है ना, क्योंकि वो सौतेली थी इसलिए? क्यों सही बोला ना मैंने? अब तुम लोग बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि वैसे भी तो अनाया तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं थी और आज उसने तुम सब लोगों को आज़ाद कर दिया। मैंने कितनी बार बोला था उस मासूम के साथ ऐसा मत करो, वरना एक दिन पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, मगर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। तो अब तुम लोगों को भी वही दर्द होगा जो उस मासूम को तुम लोगों की वजह से सहना पड़ा। और लास्ट बात रिद्धि, तुम बहुत अच्छी माँ हो, अगर तुम्हारी तरह सभी दूसरी माँ हो तो कभी भी सौतेले जैसा शब्द ही नहीं रह जाएगा। मगर हाँ, अगर सगी माँ तुम्हारी तरह होती है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी जैसी माँ देने से अच्छा उसे अनाथ बना दिया जाए। और अश्विन, मुझे आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है, काश तुम मेरी कोख से जन्म ना लेते। और इतना बोलकर वहां से चली गई। मेरे प्यारे रीडर्स, आप लोगों को ये कहानी पसंद नहीं आ रही शायद, तो क्या मैं ये कहानी लिखना बंद कर दूं? यार, मैं इतनी मेहनत से बंगे पार्ट लिखती हूँ मगर आप लोग पिंगते तो हो, मगर ना लाइक करते हो, ना रिव्यू देते हो, ना ही कमेंट में कुछ बताते हो। यार क्या फ़ायदा तब, और इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे। तो अगर सच में आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, रिव्यू और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वरना अब मैं भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपका और अपना टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा? आगे आपकी मर्जी। स्माइल 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 स्माइल, दिल 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 दिल। CH8 रिद्धि जी को अनाया ने किया नजरअंदाज। राधिका जी के वहां से जाने के बाद वहां पर बस रिद्धि जी, बुआ जी, अश्विन जी, रूही, रूहानी और रिधम बचे थे। अनाया के बनगे पापा किसी सर्जरी में थे और बड़ी माँ अभी भी मायके में गई हुई थी। रिद्धि जी बहुत ज्यादा रो रही थी। आज उन्हें अनाया के दर्द का एहसास हुआ था। वो अश्विन जी से बोली, हम कितने सेल्फिश हो गए, हमने लोगों के तानों से बचने के लिए अपनी खुद की बेटी को कितना दुख पहुंचाया। आज हमें जब बिना गलती के आपको ठुकराया जाए तब कैसा लगता है पता चल गया। अब बहुत देर हो चुकी है, हमने पहले उसका बचपन छीन लिया, माँ बाप और इतना बंगा परिवार होते हुए उसे अनाथ कर दिया। और तो और उसके लाख रोने और मना करने के बावजूद उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। माँ ने सही बोला, मेरी जैसी माँ किसी बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। तो इस बात पर तीनों भाई बहन रिदम, रूहानी और रूही उनके पास बैठ गए और बोले, नहीं मॉम, आप खराब माँ नहीं हो, आप बहुत अच्छी माँ हो, मगर फिर भी हम सबने अनाया के साथ बहुत अन्याय किया है। तो इस बात पर रिद्धि जी थोड़ा देर खामोश हो गई, फिर बोली, अब सब खत्म हो गया है और अनाया हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल अश्विन जी की जितनी गुस्सैल और जिद्दी है। और कितना मार लो, अगर उसकी गलती नहीं होगी तो कभी नहीं थूकेगी। और उसके दिल में हम सबके लिए अब कुछ नहीं बचा, मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। इतना कहकर अपने कमरे की ओर भाग गई। अश्विन जी के कानों में अनाया और राधिका जी की बातें गूंज रही थीं। आज उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। रिद्धि जी का रीजन था ऐसा करने का, मगर उनका ऐसा कोई रीजन नहीं था। उन्होंने अपने खून की कदर नहीं की, वो भी तो रूही और रूहानी जैसे ही उनकी सगी बेटी थी। मगर अफसोस, उन्होंने भी अनाया के साथ इतना गलत कर दिया। ऐसे ही सुबह से दिन हो गई और दोपहर का खाना सबने अपने अपने कमरे में ही कर लिया। और ऐसे ही रात हो गई, सब डाइनिंग टेबल पर थे, मगर अनाया ने अपना खाना कमरे में खा लिया था। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सबने बेमन से थोगा थोगा साका लिया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए।
आज सबकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि इन लोगों ने अपनी एक गलती की वजह से अपने ही खून को बहुत सताया था। आज अनाया को बहुत सुकून मिल रहा था, हालांकि उसे दर्द हो रहा था। ये सब देखकर मगर सुकून अपने बेगुनाह होने का और अनाया की आत्मा को भी अब मुक्ति मिल चुकी थी। दादाजी और दादी जी के कमरे में रंजीत जी से बोली, सुनिए ना, मैं अब और अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकती। उसे रोक लीजिए ना, इतना बड़ा घर होने के बावजूद वो क्यों कहीं और जाए, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, उसे यहीं रोक लीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तो रंजीत जी बोले, राधिका जी ये आप क्या कर रही हैं? हम आपसे वादा करते हैं हम अपने शैतान बच्चे को कहीं नहीं जाने देंगे। आप अब रोइए मत और सो जाइए। और खुद भी उनके बगल में सो गए। मगर आज शायद नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी, सब बस करवटें बदल रहे थे। मगर हमारी अनाया आज बेहद सुकून से सो रही थी। अगली सुबह आज रायचंद मेंशन में पहले की तरह चहल पहल नहीं थी। पूरे मेंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लिविंग में बैठे हुए थे। आज रिधम और अश्विन जी भी ऑफिस नहीं गए थे और रूही और रूहानी भी घर पर ही थे। तभी सबको अनाया आते हुए दिखाई दी, जिसके हाथों में एक सूटकेस था और उसने अपने कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था। रिद्धि जी जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, अना बेटू आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज बच्चा, मम्मा को माफ कर दो, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप घर छोड़कर मत जाओ। मगर अनाया ने ना उन्हें एक नज़र देखा और ना ही उनसे कुछ बोला। तो रिद्धि जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अनाया का हाथ छोड़ दिया और सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गई। अनाया दादाजी को देखते हुए बोली, बड़ी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए और आप अपना और मेरी स्वीट हार्ट का ध्यान रखना, मैं आपको कॉल करते रहूंगी। कायनात को दादा दादी से बहुत जुंगाव हो गया था और उसने उन्हें अपने दादू दादी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। वो जैसे ही जाने को हुई, दादाजी बोले, अनाया आज शैतान बच्चे की जगह। अनाया सुनकर सब शौक हो गए। दादाजी जी बोले, आप कहीं नहीं जा रही हैं? तो अनाया बोली, मगर दादाजी हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ये घर हमारा नहीं है और हम किसी और के घर या पैसों पर नहीं पड़ सकते। अनाया की बातों से सबको अपने दिल में एक टीस उठी और उनकी आंखें नम हो गई। तो दादाजी बोले, हाँ ये आपका घर नहीं है। तो सब लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तो दादाजी आगे बोले, और ना ही किसी और का है, ये घर मेरा और राधिका जी का है और हम तुम्हारे दादा दादी हैं और इस घर और प्रॉपर्टी में जैसे सबका हक है, वैसे ही तुम्हारा भी हक है। और तुम या कोई और माने ना माने, तुम इस घर की प्रिंसेस हो और अब तुम कोई बहस नहीं करोगी, वरना हम सोचेंगे कि तुम हमें भी अपना दोषी मानती हो। तो इस बात पर अनाया बोली, दादू आप ऐसा ना कहें, आप और स्वीट हार्ट ही तो मेरे अपने हो, जो बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार और मुझ पर भरोसा करते हो। और आप और स्वीट हार्ट मेरे दोषी नहीं हैं। आप यही चाहते हैं ना मैं यहीं रहूं, तो ठीक है। अनाया कहीं नहीं जाएगी, इस बात से सभी ने राहत की सांस ली। तो दादाजी एक नौकर से बोले, हमने जो कमरा तैयार करने के लिए बोला था हुआ? तो वो नौकर बोला, जी बन गए साहब। तो दादाजी बोले, अनाया का सारा सामान वहां शिफ्ट कर दो और ये सूटकेस ले जाकर उसी कमरे में रख देना। तो अनाया बोली, दादू इसकी क्या जरूरत थी, मैं गेस्ट रूम में ही रह लेती। तो दादाजी बोले, शैतान बच्चे, आप इस घर की सबसे छोटी बच्ची हो, ना कि मेहमान जो आप गेस्ट रूम में रहेंगी। ये घर आपका भी है, इसलिए अब आप इस घर को अपना मान लो, ठीक है? और चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। सब लोगों ने नाश्ता किया। सभी लोग अनाया को प्यार से देख रहे थे, मगर अनाया ने सबको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और अपना नाश्ते में ही फोकस बनाए रखा। थोड़ी देर बाद सब लोग लिविंग में बैठे हुए थे तो दादाजी बोले, शैतान बच्चे, अब तो आप ही कॉलेज जाएंगी, तो कौन से कॉलेज में जाने की सोच रही हैं आप? तो अनाया बोली, बाद में बताऊंगी बड़ी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कहानी पसंद आ रही तो कहानी को सपोर्ट करें। स्माइल 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 दिल। CH9 पार्टी की बात जब रंजीत जी ने अनाया से कॉलेज के बारे में बोला तो वो बाद में बताने का बोली, मगर रंजीत जी के बारे बार कहने पर उसने बता दिया। वो बोली, बड़ी मैं मुंबई के RR कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, एक्सीडेंट से पहले, मगर अभी भी एडमिशन चल रहे हैं।
तो खुश होते हुए बोले, अरे वाह शैतान बच्चे, वो तो हमारा ही कॉलेज है, हमारा और रजावत फैमिली का। तो अनाया कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे ये बात पहले से पता थी। उसके बाद दादाजी बोले, शैतान बच्चे, तुम्हारे बनगाए माँ के बेटे कल इंडिया वापस आने वाले हैं, तो कल हम एक पार्टी देने की सोच रहे हैं, तो कल तुम भी शामिल होने वाली हो पार्टी में, इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा और तुम अपने लिए शॉपिंग कर लेना। और उसे एक ब्लैक कार्ड पकड़ा दिया। मगर अनाया मना करती उससे पहले ही रंजीत जी बोले, हमें पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर ये मेरी तरफ से है और तुम ये नहीं झुठला सकती कि तुम इस परिवार की बेटी हो। अनाया इस बात पर खामोश हो गई और उसने वो कार्ड ले लिया। रंजीत जी ये देखकर खुश हो गए, तो फिर वो बोले, तुम अभी भी शॉपिंग करने मॉल चले जाओ और हाँ जल्दी आ जाना, तुम्हारी दवाई का आज लास्ट डोज बचा है। तो अनाया ने अपना सिर हिला दिया और अपना पर्स लेने अपने लिए तैयार किए कमरे में चली गई। मगर जैसे ही उसने कमरा देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कायनात को पसंद था और उस कमरे में सारी चीजें अनाया के पसंद की थी और वहां पर उसकी पैदा होने से लेकर अभी तक की सारी पिक्चर लगी हुई थी, जिससे उसकी आंखों में नमी उतर आई। मगर उसने खुद को संभाला और अपना पर्स लेकर नीचे आ गई और अपने दादू को गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच बडी, इतना प्यारा रूम तैयार करवाने के लिए, मुझे वो रूम बहुत पसंद आया। तो रंजीत जी की आंखों में चमक आ गई और वो उसके माथे को चूमते हुए बोले, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे शैतान बच्चे को रूम पसंद आया। तभी अनाया उनसे अलग होकर बोली, तो बडी अब मुझे जाना चाहिए, तभी तो जल्दी आऊंगी ना घर। वो जैसे ही जाने को हुई पीछे से रूहानी की आवाज आई जो उससे बोल रही थी, अना क्या हम भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चल सकते हैं। तो अनाया उसे देखने लगी और बोली, आप आ सकती हैं, वैसे भी वो मॉल मेरा थर्ड आई है। इतना बोलकर बाहर निकल गई। उसकी बात पर सबको बुरा लगा, मगर अनाया दूसरों के मुकाबले रूहानी से अच्छे से बात करती थी, क्योंकि रूहानी ने उसे कभी भी बातें नहीं सुनाई, यहाँ तक कि जब सब उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अनाया ने ही रूहानी को सीढ़ियों से नीचे गिराया, तब भी बस 4 लोग ही थे जिन्होंने उस भरोसा दिखाया। रूहानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अनाया के पीछे पीछे बाहर चले गई और जिस गाड़ी में अनाया बैठी थी उसी गाड़ी में वो तीनों भी बैठ गई। अनाया को ड्राइविंग करना पसंद था, हालांकि अभी वो 17 साल की थी, मगर उसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी थी। रूहानी पैसेंजर सीट पर अनाया के बगल में बैठ गई और रूही और मोनिका पीछे बैठ गए। हालांकि रूही और रूहानी को मोनिका पसंद नहीं थी, मगर अपनी बुआ के कहने पर उसे अपने साथ ले आए। रूही का फेस पूरा चिड़चिड़ा हो गया था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मोनिका उन दोनों बहनों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी और सबके सामने बिल्कुल संस्कारी बन जाती थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत अनाया से थी, क्योंकि एक तो अनाया उसका मुंह बंद करवा देती थी और वो सबसे ज्यादा सुंदर भी थी। थोड़ा ही देर बाद वो लोग मॉल पहुंच गए। ये मॉल राजावत फैमिली का था। सब गाड़ी से उतर गए और अनाया का इंतजार करने लगे, जो कि गाड़ी पार्क करने गई हुई थी। जैसे ही अनाया वहां पहुंची उसने मोनिका की बातें सुनी, जो कि रूहानी से बोल रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि अनाया तुम्हें अपनी बहन मानेंगी? कभी नहीं। तुम्हारी वजह से ही उसे घर से निकाला गया और उसकी सगी माँ भी सिर्फ तुम्हारी वजह से उसको प्यार नहीं दे पाई। तुम कितनी स्वार्थी हो, जिसको खुद के अलावा किसी की नहीं पिंगाई रहती। उसकी बातें सुनकर रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भी ऐसा ही लगता था कि अनाया ने उसकी वजह से बहुत कुछ झेला है। रूही अपनी दी को रोते हुए देखती है तो उसे मोनिका पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है, तुम होती कौन हो मेरी दी से ऐसा बोलने वाली? और वैसे भी अनाया हमारी छोटी बहन है, अभी वो हमसे नाराज है, मगर कभी ना कभी वो हमें माफ कर देगी। अभी मोनिका और कुछ बोलती तभी वहां अनाया आ गई। तो रूहानी ने अपने आंसू पोंछे और अनाया को देखकर प्यार से बोली, अना चलो शॉपिंग कर लेते हैं। तो अनाया ने अपना सिर हिला दिया और अंदर की ओर चलने लगी। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी अंदर आ गई और वहां से तीसरे मंजिले में चले गए जहां लड़कियों के सारे सामान रखे हुए थे। वो चारों वहां पहुंचकर अपने लिए कपड़े देखने लगे। रूहानी को एक गाउन बहुत पसंद आया, मगर जैसे ही वो उसे लेने को हुई मोनिका ने उस गाउन को खुद पकड़ लिया और रूहानी को एक डेविल स्माइल देने लगी।
तभी इस माँ का मैनेजर आया और उन तीनों को ग्रीट करने लगा और रूहानी और मोनिका को देखकर बोला, मिस रायचंद एंड मिस शर्मा, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? एक्चुअली मुझे नहीं पता था आप यहाँ शॉपिंग पर आई हैं, वरना मैं आपको पिक करने गेट पर आ जाता। तो रूहानी बोली, कोई बात नहीं मिस्टर शेठी। मिस्टर शेठी की नज़र जब अनाया पर पिंगाई तो वो बोले, ये मिस कौन है, क्या ये भी आपके साथ हैं? तो मोनिका जल्दी से बोली, ये हमारी बहन है जिसे घर से निकालकर हॉस्टल में डाल दिया था। और एक शैतानी मुस्कान के साथ रूहानी और रूही को देखने लगी, जिनका चेहरा शर्म से झुक गया था। अनाया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कपेंगे देखने में व्यस्त थी। रूहानी ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, ये हमारी छोटी बहन अनाया रायचंद है, जो हॉस्टल में रहती थी। कुछ समय पहले ही वो मुंबई वापस लौटी है। तो मैनेजर पहले तो शॉक था, क्योंकि कोई भी अनाया के बारे नहीं जानता था, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाला और अनाया को ग्रीट किया। अनाया ने हल्के से अपना सिर हिला दिया और फिर अपने कपड़े देखने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप बताओ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। दिल 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 दिल। CH10। अनाया का गुस्सा मोनिका पर। अनाया कपेंगे देख ही रही थी कि उसने देखा मोनिका रूहानी के पसंद किए कपड़े खुद के लिए पैक करवा रही हैं और फिर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ उसे देख रही हैं। उसे मोनिका पर अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको वो लोग नहीं पसंद थे जो दूसरों की चीजों पर नजर रखे या उनकी चीजें उनसे छीने। उसने एक सेल्स गर्ल को अपने पास बुलाया और एक ब्लू कलर का सुंदर का नाइट गाउन उसके हाथ में देकर रूहानी की तरफ इशारा कर दिया, मगर खुद का नाम ना लेने वाली बात भी बोली, जिससे उस सेल्स गर्ल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वो गाउन रूहानी को देते हुए बोली, मैम आप ये ट्राई करें, ये आप पर बहुत सूट करेगा। रूहानी ने उस गाउन को देखा जो वाकई में बहुत सुंदर था। वो उसे लेकर चेंजिंग रूम में चले गई और कुछ देर बाद उसे पहनकर बाहर आए तो सब उसे एकटक देखने लगे। वो उस गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। रूही खुश होकर बोली, दी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। रूहानी ने अनाया की तरफ देखा, मगर अनाया ने उसको देखा तक नहीं, जिससे रूहानी थोड़ा उदास हो गई, मगर फिर चेंजिंग रूम में जाकर उसे चेंज कर लिया और उस गाउन को पैक करने को दे दिया। रूही और अनाया ने भी अपना गाउन पैक करवा लिया। रूही ने भी गाउन को ट्राई करने के बाद पैक करवाया, मगर अनाया ने बिना ट्राई किए ही पैक करवा लिया। और मोनिका ने तो बहुत कपिंगों की शॉपिंग की थी। उसके बाद उन्होंने ज्वेलरी और सैंडल और पर्स की शॉपिंग की, फिर माँ में उपस्थित रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। सभी ने अपने अपने लिए अपने पसंदीदा डिशेज ऑर्डर किया और अपने खाना आने का वेट करने लगी। तभी मोनिका रूहानी को देखकर बोली, रूहानी क्या तुम मुझे अपना कार्ड दे दोगी? एक्चुअली मेरे कार्ड का बैलेंस खत्म हो गया है और मैं एक ही कार्ड लाई हूँ। रूहानी जैसे ही कार्ड देने को हुई, रूही ने गुस्से से मोनिका को देखा और बोली, मोनिका दी, क्या आपको पैसों की कमी आ गई जो अब मांगने भी लगी? वैसे मुझे ये समझ नहीं आता, आप जब भी शॉपिंग आती हैं हमारे साथ हमेशा यही बात बोलती हैं। जब आपको पता है आप इतने पैसे खर्च कर देती हैं तो एक्स्ट्रा कार्ड लाया कीजिए। और मेरी दी आपको कोई कार्ड नहीं देंगी। आप बुआ को कॉल करें और उन्हें बोलें आपको पैसे ट्रांसफर करने को। मोनिका का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो रूही को घूरते हुए बोली, तुम्हें यही सिखाया जाता है कि अपने से बनगों से इस तरह से बात करो, और क्या हो गया अगर रूहानी मुझे अपना कार्ड दे भी दिया तो आखिर मेरा भी हक है उस घर में। जैसे ही मोनिका ने ये बोला, रूही उसे देखने लगी और अपने मन में बोली, कितनी बेशर्म है ये, और इसका हक कैसे हुआ उस घर में? अभी रूही कुछ और कहती कि रूहानी से उसे रोक दिया, मगर तभी अनाया बोली, मिस शर्मा अभी आपने क्या बोला कि आपका भी उस घर में हक है? हाँ, अभी मोनिका कोई जवाब देती कि उनका खाना आ गया। जब वेटर खाना रखकर चला गया तो मोनिका बोली, हाँ मेरा भी हक है, क्योंकि जब रूहानी नहीं हुई थी तो मैं ही उस घर की प्रिंसेस थी, तो उस हिसाब से मेरा भी हक हुआ ना। तो अनाया हंसते हुए बोली, अच्छा आप वहाँ की प्रिंसेस थी, तभी मिस रायचंद की पसंद की जितनी भी गाउन थे वो आपने ले लिए, क्योंकि उस पर भी आपका हक है, क्योंकि आप उस घर की प्रिंसेस जो रह चुकी हैं ना। तो इस बात पर मोनिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, अना ऐसा नहीं है। अभी उसने इतना ही बोला था कि अनाया अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, अनाया बोलो, तुम मेरी कुछ नहीं लगती जो तुम मुझे मेरे निक नेम से बुलाओ।
तो मोनिका को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो उसे नफरत से घूरने लगी। तो इस बात पर अनाया एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, तुम्हारी नफरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिस शर्मा। और हाँ, आगे से जहाँ मेरा जिक्र हो उधर अपना मुंह मत खोलना, और हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स को बुली करना या उनकी चीज़ों में अपना हक जताने की भूल से भी भूल मत करना, वरना अगली बार तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। और हाँ, उस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो घर मिस रायचंद और उनके भाई बहनों का है और उस पर हक भी उनका ही है। और रही बात तुम्हारे हक की, तो तुम्हारी मोम को उनका हक पहले ही मिल चुका है, तो अपने घर पर अपने हक की बात करना आए समझ। और हाँ, मुझे अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है, इसलिए मेरी बातें अपने दिमाग में बिठा लो। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चले गई। उसके जाने के बाद रूहानी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और रूही को तो बहुत मजा आ रहा था और वो मोनिका का मजाक उड़ाते हुए बोली, मोनिका दी सो सैड ना, आपके मुंह पर हमारी अना ने बेइज्जती कर दी। अभी मोनिका कुछ बोलती रूही ने रूहानी का हाथ पकड़कर बोला, चलिए दी, अना हमारा वेट कर रही होगी, और वहां से निकल गई। मोनिका वहां अकेले रह गई और बोली, अनाया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी इंसल्ट कर कर अच्छा ना किया। अब देखो मैं घर पर कैसे तुम्हें सबकी नज़रों में फिर से गिराती हूँ। और रूहानी और रूही तुम दोनों बहुत उड़ रही हो ना, और बहुत बहन बहन बोल रही हो ना, उसकी नज़रों में तुम दोनों को इतना गिरा दूंगी कि वो तुम दोनों से फिर से नफरत करने लगेगी। और एक शैतानी मुस्कान लिए वो भी बाहर चले गई और जाकर गाड़ाई में बैठ गई। अनाया ने सबके बैठने के बाद गाड़ाई स्टार्ट कर दी और गाड़ाई रायचंद मेंशन की तरफ बढ़ने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल।